Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma. I welcome you all to the Umang batch for class 8. As you all know, I teach you economics, geography and political science in simplistic form. So here we are starting off the last chapter of our political science, that is law and social justice. इसके बाद हमारा जो उमंग का थोड़ा बहुत सफर स्टार्ट हुआ था, we are coming to an end, और इसके बाद हमारे सारे political science के chapters finish हो जाएंगे, right? So with this great enthusiasm जो हमने बिल्कुल chapter 1 में start किया था, ये बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए और हम learning के लिए हमेशा ready रहे in the simplistic form, that is my guarantee. All right, so in this chapter, हमारा last chapter है, हम इसमें यही देखने वाले हैं, हम इसमें यही समझने वाले हैं कि जो laws बनते हैं, जो जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज़ की थी, मार्जिनलाइजेशन किया था, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की थी, तो हमने उसमें से ये देखा था सिंपलिस्टिक फॉर्म के अंदर कि मोटे मोटे तौर पर क्या किया जाता है, कुछ कम्युनिटीज़ को इग्नोर किया जाता है, कुछ ग्रुप्स को साइडलाइन किया जाता है, एकदम मार्जिन्स में डाल दिया जाता है। लेकिन आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, कुछ कम्युनिटीज़ तो हमने मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ पढ़ ली, उनको कन्फ्रंट भी कर लिया, लेकिन मुद्दा ये आता है कि क्या एक्चुअली रियल लाइफ में भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, रियल लाइफ में भी क्या मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चीज़ों में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको डोमिनेट किया जाता है। जी हाँ, और इसकी जिम्मेवारी ओवरऑल यही चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी जिम्मेवारी कौन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लेनी चाहिए ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करें इन सारी चीज़ों को। दिस वी आर स्टडिंग इन द एंटायर चैप्टर ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गोल्स लिख लेते हैं, लाइक वी राइट, ये आपके जो गोल्स होते हैं जो हम टुडेज गोल्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये सब डिफरेंट होता है फ्रॉम द एनसीईआरटी बिकॉज हियर वी आर मेकिंग द स्टडी इन अ सिंपलिस्टिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सप्लॉइट किसको किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन अगर हो रही है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो किसको किया जा रहा है। मेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या इनके लिए कोई लॉ बनते हैं। ऑफकोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सुंदर रूल बुक है, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है लॉज। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी एनफोर्समेंट होती है। एनफोर्समेंट का मतलब है क्या ये इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन करेगा, लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट कौन करे, गवर्नमेंट। तो क्या किया जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो हम हमेशा डील करते हैं विद दिस। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स रोल किसका है यहाँ पे, गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट करती है या कैसे गवर्नमेंट नहीं करती, विद सम ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। वी विल नॉट से ब्यूटीफुल एग्जांपल्स बिकॉज थोड़े सैड एग्जांपल्स है, बट यस वी विल डू दीज थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, और हम क्वेश्चन में यही है ना कि हमें जस्टिस कैसे मिलता है, अगर लॉ है तो सोशल जस्टिस भी हमें कैसे मिलता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि आपको प्रॉमिस किया कि हम एकदम से जंप ऑन नहीं करेंगे अपने कंटेंट पे, तो हम इसको बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें यही नजर आ रहा है कि लोग काम करवा रहे हैं, राइट। सो वी हैव हियर, हम बोल सकते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, देन वी हैव, ठीक है, जो लोग काम करवाते हैं वो कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एंड हम बोले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, जो ये काम करवाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ओके, क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जो लोगों को डेली वेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम इसमें ये जानना है कि इन सब का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज देयर गोल, ऑब्जेक्टिव एंड देयर गोल इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मेजरली इनका गोल ही होता है कि ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इनको बस प्रॉफिट हो जाए।
काम करवाने के चक्कर में। तो क्या है इनको, बस हमें प्रॉफिट बनाना है, पैसे बनाने हैं। जो बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं जिसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, टू अर्न दैट प्रॉफिट। अब जब ये प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, और जब हम फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं, हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं, अब एमएनसीज का एक एग्जांपल ले लिया हमने। एमएनसीज क्या होती है, फॉरेन कंपनीज होती हैं, और वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती हैं पुअर कंट्रीज में, या वो इन्वेस्ट करती है ऐसी स्मॉल कंट्रीज के अंदर, या स्मॉल कंट्रीज के बजाय अगर हम बोले पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जिनको काम की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, अभी आप क्लास 9th में पढ़ोगे ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर। तो प्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो उनको चीप रेट पे मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बदौलत उनको क्या मिलता है, दे नीड प्रॉफिट, दे वांट टू अट्रैक्ट प्रॉफिट, ओके। तो जब वो प्रॉफिट के लिए ज्यादा भागती हैं, ये पीपल, ये कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बिजनेसमैन, ये प्राइवेट कंपनीज, ये एमएनसीज जो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा भागती हैं, तो जो वर्कर्स की एक्चुअल एथिक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क एथिक्स, ठीक है, इसको साइडलाइन किया जाता है। तो जो वर्कर्स हैं, दीज आर वर्कर्स, तो वर्कर्स की एक्चुअली वर्क एथिक्स या कहीं ना कहीं जो इनकी डिमांड्स होती हैं, या इनकी डिमांड्स होती हैं, या इनकी जो नीड्स होती है, उनको क्या किया जाता है, साइडलाइन। इनकी नीड्स और डिमांड्स को क्या किया जाता है, इग्नोर, ठीक है, उस पर दिमाग नहीं लगाया जाता, ठीक है, बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट की तरफ इतना भाग जाते हैं कि नीड्स है, डिमांड्स है, ये सब साइडलाइन कर देते हैं, ये सब मतलब इतना बहुत ऐसे कहते हैं ना कि मतलब डोमिनेट कर देते हैं, एक्सप्लॉइट। तो इसका दूसरा वर्ड क्या है, एक्सप्लॉइटेशन। तो वर्कर्स को अल्टीमेटली क्या किया जाता है, वर्कर्स को किया जाता है एक्सप्लॉइट। इनसे ज्यादा काम निकलवा के, इनको कम पैसा देके, इनको छुट्टियां कम देके, इनकी हाउसिंग फैसिलिटी ना प्रोवाइड की, कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मुद्दा हम यहीं पर कर रहे हैं, जो एक अगर रिलेशन, अभी कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी चीज बन रही है ना। अब एक बात बताओ, आप क्लास 8 के बाद क्लास 9th में जा रहे हो, है ना, तो कुछ ना कुछ यहीं से क्लास 8 से सीख के जाओगे क्लास 9th के लिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स आपको खुद कनेक्ट करनी पड़ेंगी। आज हम क्लास 8th में क्लास चैप्टर 10th कर रहे हैं, और फिर जब 9th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स का, कुछ ना कुछ डॉट्स तो कनेक्ट मिलनी चाहिए ना, कि हम 8 से 10th में जा रहे हैं, एकदम से ब्लैंक नहीं होके जा रहा। तो यहाँ से हम यही सीख के जा रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में, या प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, जो एक रिलेशनशिप होता है। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई चीज प्रोड्यूस होती है, से एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमने किए थे, हमने ज्योग्राफी में किए थे, राइट। हमने जब सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री किया था, तो मैंने आपको ये भी समझाया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। अब जब कोई चीज प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर से एक एंड में तो ये सामने आता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं। हम कंज्यूमर है, हमने खरीद लिया, और प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, बट बीच की जो चेन्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर मेजर आते हैं वर्कर्स, ठीक है। अब वर्कर से प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करवा रहा है, वी डू नॉट नो। क्या वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या वो उनको अच्छे पगार दे रहा है, क्या वो उनको डेली वेज दे रहा है, क्या वो उनको मिनिमम वेज दे रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बने हुए, क्या उसके हिसाब से चल रहा है, कि वो चाइल्ड लेबर को चला रहा है। तो ये सब चीजें हमें नहीं पता। हमें एंड में क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट। जैसे कि कोई भी चीज लो, कॉटन टी शर्ट ले लो, ठीक है, ये कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, किस तरीके से बनवाई जा रही है, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। मतलब की बात तो दूसरी आ गई, वी डू नॉट नो। और जब हमें पता ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि एग्जैक्टली हाउ इट इज बीन डन।
तो यहाँ पे एक प्रोसेस लाई होता है और हमें तो प्रोडक्ट मिल गया एंड हमने कॉटन टी शर्ट गए मार्केट में खरीद के लाए, बट मार्केट सिचुएशन में एक्चुअली में वो वर्कर्स की क्या हालात हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, है ना, वी डू नॉट नो। क्या ये इलीगल तरीके से काम कराया जा रहा है, क्या ये लीगल तरीके से काम करवाया जा रहा है, क्या इनको पगार मिल रही है, क्या इनको डेली वेज जो प्रॉमिस किया गया वो मिल रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक्ट्स बने हैं उनका मद्देनजर रखते हुए इनसे काम कराया जा रहा है, वी डू नॉट नो। सो यहाँ पे क्वेश्चन, देयर इज अ बिग क्वेश्चन, बात आती है वर्कर्स की, हाउ दे फील व्हेन दे वर्क। मोस्टली दे आर एक्सप्लॉइटेड, मोस्टली यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है, इनको नहीं दिया जा रहा व्हाट दे डिजर्व एक्चुअली में, राइट। सो इन दैट केस अगर हम देखें इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल, लॉ के आईज के अंदर जैसे हमने कहा था इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, राइट। हमने ये पढ़ते आ रहे हैं पूरा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हमने ये ठान लिया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक चीज को दिल से लगा लिया और वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कि सारे जो सब सिटीजन्स वी बीट एनीवन, हमने कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन भी किया तो हमें पता है कि सारी जो कम्युनिटीज होती है वो लॉ के आगे सेम है। सो इन द आईज ऑफ लॉ इट इज इलीगल, ये इलीगल माना गया है, ठीक है, और रॉन्ग माना गया है टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वेज रख रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं वेज नहीं दूंगा, तो दिस इज इलीगल। आपके आसपास भी अगर ऐसा आप सुनते हो, आसपास भी आप देखते हो, यू आर अ गुड सिटीजन, आपने पढ़ाई की है, यू आर टेकिंग द एजुकेशन, यू हैव राइट कि आप जाके ये बोल सकते हो कि दिस इज इलीगल, तुम उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी दिस इज इलीगल और दिस इज रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है गलत है बिल्कुल, कि आप किसी की वेज को डिनाई कर रहे हो, सरासर मना कर रहे हो। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड, ये भी हमें देखना है, तो इसके लिए एक मिनिमम वेज एक्ट बनता है जो हर साल चेंज होता है, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है, वो कैटेगराइज कर देता है, आपके बुक में नहीं दिया गया, सुन लेते हैं। मिनिमम वेज एक्ट कैटेगराइज कर देता पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल्स, कि वो स्किल्ड हैं, वो अनस्किल्ड हैं, आर दे ग्रेजुएट, ठीक है। वर्कर्स को वो क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, तो उसके हिसाब से पर डे एंड पर मंथ के हिसाब से एक निकलती है, हर ईयर इट गेट्स रिवाइज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अनस्किल्ड, सबसे पहला लेवल है अनस्किल्ड, दे आर नॉट स्किल्ड, तो उनकी पगार होनी चाहिए लगभग 14,000 से 15,000 के बीच में एक महीने के अंदर। सो पर डे के हिसाब से आप लगा लो कि कितना होना चाहिए, इतना उनको मिलना चाहिए पर डे के हिसाब से, राइट। सो इन दैट केस ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, और अगर हम डिनाई कर रहे वी आर डूइंग समथिंग इलीगल, हम रॉन्ग कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। देन और आर पेड फेयरली, और हमें ये भी देखना है कि क्या हम फेयरली पे कर रहे हैं, ये तो नहीं हम किसी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं किसी को कम कर रहे हैं, तो हमें फेयरली प्रमोट करना चाहिए। देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम वेज एक्ट है वो हर साल चेंज होता है और कहीं ना कहीं रिवाइज होता है, किसके हिसाब से, कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्कर्स। सो अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के जो हमने एम्प्लॉय को, जो कोई भी काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, ठीक है, कि एम्प्लॉय होता है जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जिसने उसको एम्प्लॉय किया, जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर मेक श्योर करे कि वो अच्छे से पगार दे, कोई हेराफेरी ना करे, और एक जो कहते हैं ना मिनिमम वेज एक्ट जो कहीं ना कहीं लॉ है उसके हिसाब से चले। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर। अपवर्ड्स का मतलब है हर साल हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, हर साल हमारी नीड्स एंड डिमांड्स बढ़ती है, एवरी ईयर वी आर प्रोग्रेसिंग, तो वो अपवर्ड की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मद्देनजर रखना है जो एक्सप्लॉइटर्स, जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनके लिए एक्सप्लॉइटेशन हुई जाती है, हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। एक्सप्लॉइटेशन और वर्कर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मेजरली हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ पे इफ़ यू सी द पिक्चर, वो बोल रहा है जस्ट डू इट,
वो ये नहीं देख रहा है कि इतना सारा काम करना है उसको खाना भी खाना है, सो कह रहे हैं जस्ट डू इट, मतलब आपको काम करना ही करना है। एंड देन हियर ही इज प्रोटेस्टिंग, दिस बॉय इज प्रोटेस्टिंग फॉर फ्री, मतलब फॉर फेयर वर्क कंडीशंस, कि फेयर होना चाहिए। वो यहाँ पे उसको किक कर रहा है और बोल रहा है तुम काम करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग, इसको प्रॉपर की प्रॉफिट है इसके पास, ठीक है, ही इज हैविंग ऑल द मनी एंड दीज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम हिम, एंड उसके हाथ में एक वो भी है लीश, है ना, और वो कह रहा है कि तुम काम करो। तो यहाँ पे देयर हैज़ बिन वेरी मच डिफरेंस, अभी थोड़ा डिफरेंस आ भी गया है, बट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये शो किया गया है, देखा गया है, आंकड़ों में देखा गया है कि वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं इन द वर्क प्लेस। एंड दिस इज जेंडर फ्री, इट्स नॉट अबाउट ओनली वुमेन, इट्स अबाउट वर्कर्स। वर्कर्स कैन बी वुमेन एंड दे कैन बी चिल्ड्रन ऑल्सो एंड दे कैन बी men as well, right? तो यहाँ पे देखा कि लोगों की जो स्पेशली काम कर रहे हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया है। सो नाउ द गवर्नमेंट, अब किसके हाथ में है डोर? हम हमेशा इस चैप्टर के जरिए हम हमेशा एंड में ये बोलते हैं कि इट इज ओनली द गवर्नमेंट जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं, इट इज ओनली द गवर्नमेंट हु इंश्योर्स, इट इज ओनली द गवर्नमेंट हु कैन इन्फोर्स, ठीक है। लॉ तो बन गए, लेकिन क्या वो इन्फोर्स हो रहे हैं? लॉ तो बन गए, क्या वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे लेके जा रहे हैं? ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, इंश्योर का मतलब मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर करना है, इस चीज को कहते हैं सीरियसली लेना है, दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर कोई चीज बनी है तो उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट भी करो। अगर कोई लॉ बना है, कोई रूल बना है, गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि ये चीज एक्चुअली में हो रही है नहीं हो रही, एक्चुअली में इसको हमने साबित किया है करके कि नहीं किया, ये चीज होता है इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेड। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड का मतलब, इम्प्लीमेंट का मतलब सेम ही है, इन्फोर्समेंट का मतलब और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बिल्कुल सेम है, कि मतलब कोई लॉ बना है वो इन्फोर्स भी हो, उसको फोर्स में लेकर आया जाए, उसको निभाया जाए, बाखूबी निभाया जाए, सिर्फ ये नहीं कि लॉ बना के रख दिया। बट क्या वो हो रहा है एक्चुअली में? इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। पता है यहाँ पे हम बात करें प्रोटेक्शन की, किसकी? वीक की, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल है, जिनके पास जहाँ पे यहाँ हम देख रहे थे कि जिनके हाथ में डोरी है, ठीक है, और ये लोग वीक हैं, इनके हाथ में डोरी और ये लोग वीक हैं, तो फोर्स, तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनके राइट्स, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्कर्स के राइट्स, हम बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये बाखूबी निभाया जाएगा, हम इस चीज को बिल्कुल सीरियसली लेके जा रहे हैं, राइट। तो यही हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। और एज आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आप ना राइट्स और ये सब पढ़ा दो हमको, ठीक है। तो लेट्स सी इफ वी कैन प्लान अ गुड सेशन ऑन ओनली राइट्स, बिकॉज हर चैप्टर में आपके कुछ ना कुछ राइट्स की बात हो रही है, हर चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि आपकी बुक में प्रियम्बल और ये सब इतना खास तरीके से नहीं दिया गया। सो रियली वांटेड टू टेक अ गुड सेशन ताकि हम पॉलिटिकल साइंस के डीपर मीनिंग तक जाएं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है, हम उसके डीपर मीनिंग में जाएं। लेट्स सी इफ वी कैन प्रोवाइड यू दैट, ओके, वी विल डेफिनेटली वर्क फॉर दैट। तो एक राइट और भी आता है, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगेंस्ट का मतलब हम एक्सप्लॉइटेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, एवरीवन इज इक्वल, और कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। सो नो वन कैन फोर्स टू वर्क, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता फॉर लो वेजेस, कि आप कम कीमत में काम करो, और अंडर बॉन्डेज, ठीक है। तो आपने क्लास 7th में, क्लास 8th में एंड नहीं 6th में तो नहीं पढ़ी होगी बंधुआ मजदूरी के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इन हिस्ट्री, ठीक है, बॉन्डेज लेबर। तो क्या कर देते पहले के अफ्रीकन्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने बॉन्डेड लेबर बना दिया था, जैसे कि उनको खरीद लिया। कैन वी बाय ह्यूमन बींग्स, राइट? सो दिस इज सच अ सच अ सैड थिंग व्हेन वी एट
प्रेजेंट इन 2022 वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग कि बॉन्डेड लेबर हुआ था. सो यहाँ पे ये इसका हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है, एक आप कह सकते हो एक लॉ बनाया गया है कि कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको लो वेजेस के लिए काम करने की. आपकी मर्जी चल रही है, ठीक है. दूसरी कि अंडर बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर होके काम करो, दिस इज नॉट, कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल भी लेके जा ही नहीं सकते, हम पुट फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज ऑन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड. मतलब कहते हैं चाइल्ड लेबर, इस एज का बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे एंड एक्चुअली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चाइल्ड टू रिसीव एजुकेशन. वो पढ़ाई करे, वो स्टडी करे, वो एजुकेशन को रिसीव करे, उसका काम नहीं है कि वो काम करे, ठीक है. शैल बी एम्प्लॉयड, वो कहीं पर भी एम्प्लॉय नहीं होगा. और जो लोग उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं, वो रॉन्ग डूइंग है और वो इलीगल है, ठीक है. टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, स्पेशली कोई फैक्ट्री, कोई टी स्टॉल, कोई माइंस और एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. कि कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, हजार्डस मतलब जहाँ पे कहीं ना कहीं डेंजरस, हजार्डस का मतलब होता है कि वो डेंजरस है, जो केमिकल से डील करती है, ठीक है. केमिकल से डील करती है क्योंकि बच्चों को जो पॉइजनस सब्सटेंस से डील करती है और वो बच्चों के लिए खतरे साबित हो सकता है. बिकॉज चिल्ड्रन मे बी दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली इवन सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए फॉर इवन एडल्ट्स, ठीक है. तो यहाँ से हमारी एक चीज साबित होती है. अब जब हम हजार्डस की बात करते हैं, हम एक पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं जो कुछ सालों पहले हुआ था, ठीक है. उसको बोलते हैं भोपाल गैस tragedy. This is an example to show how people were exploited, how safety measures were not taken, how the MNCs or the factories from outside India set up the plant in India. India के अंदर उन्होंने plant set up किया था regarding the gas, ठीक है, प्लांट, और सेफ्टी मेजर्स दिए नहीं गए और प्रॉपर ट्रेनिंग दी नहीं गई. बहुत जस्ट बिकॉज यहाँ पे चीप लेबर या जस्ट बिकॉज यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भरपूर मिल रही है इंडिया में. People are ready to work because again we can say India is not a developed country, it is developing country, ठीक है. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं people को ज़रूरत है काम करने की, they need money, they work on any condition, ठीक है. ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में. and this led to a tragedy. tragedy मतलब जो unfortunate situation होती है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको हम एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो बहुत सारे आपको सिखाया जाता है दिस वॉज एन एक्सीडेंट, नो दिस वॉजंट. इसको बहुत अच्छे से प्रिवेंट किया जा सकता था, इसको बहुत अच्छे से बाखूबी ठीक किया जा सकता था, बट नहीं किया. दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है. इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. तो बहुत सारा आपका स्टिग्मा दिमाग में होगा कि ये तो एक्सीडेंट था मैम. कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, कुछ बच्चों को जिनको पता उनको यही सिखाएगा कि ये ट्रेजेडी, ये जो हुई थी ये एक्सीडेंट था. दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट, ये ठीक किया जा सकता था और बहुत खूबी निभाया जा सकता था. तो क्या हुआ था 3 दिसंबर को 1984 लगभग आज से कुछ 28 साल पहले, ठीक है. तो 3 दिसंबर को क्या हुआ था, हुआ क्या था एग्जैक्टली ये यहाँ पे एक भोपाल में, ठीक है, एक प्लांट लगा था, ठीक है. और वो प्लांट किसने लगाया था, दैट प्लांट वो सेटअप बाय एन MNC, या फिर हम कहते हैं एक बाहर की फॉरेन कंपनी ने एक गैस प्लांट सेटअप किया था भोपाल के अंदर, ठीक है. अब वहाँ पे क्या हुआ, जस्ट बिकॉज वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं ली, ठीक है, उन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए. और इसमें हमारी रोल जो गवर्नमेंट का होता है, फॉर एग्जांपल देखो मैं अथॉरिटी हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, तो मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी. अब मेरे अथॉरिटी ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो फॉरेन कंपनी तो आ गई ना यहाँ पे मजे लेने. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेटअप तो कर दिया प्लांट, जैसे वो अपनी कंट्री में करते थे वैसा नहीं किया. क्या किया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उनको पता है लोग काम करने के लिए रेडी हैं, लोगों को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचा. गवर्नमेंट ने 2 तरीकों से नहीं सोचा. गवर्नमेंट ने ये तो सोच लिया कि बहुत सारे लोगों को खाना मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी, बट ये नहीं सोचा कि बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि दिस वॉज अ प्लांट जो पॉइजनस गैस से डील करता है, केमिकल से डील करता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को प्रिवेंट किया जाता, इन्हीं चीज़ों को बाखूबी इसको अच्छे से प्रोटेक्शन सेफ्टी मेजर्स के साथ किया जाता, तो शायद ये जो हमारा बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा एक घटना हुई थी, ये बच सकती थी.
ठीक है, तो लेट्स सी हुआ क्या था। इसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी हुई थी। रातों रात 3 दिसंबर को गैस लीक हो गई थी, ठीक है, और यहाँ पे ना कोई सेंसर लगा था, ना कोई कहते ना कि प्रिकॉशनरी मेथड लगा था कि जिससे पता लग जाए कि यहाँ पे भाई गैस लीक हो रही है। तो यू जस्ट नीड टू, बस ह्यूमन सेंसेस पर छोड़ दिया। फिर लोगों को सांस में स्मेल आएगा, गैस लीक हो रहा है, तो चलो भाई हो रहा है। कंप्लीटली लेफ्ट टू ह्यूमन सेंसेस कि भाई ह्यूमन सेंस करेगा तो वो ठीक कर लेगा। क्यों? बहुत ज्यादा हजार्डस गैस थी, देखो प्लांट था बहुत बड़ा। सो व्हाट हैपेंड, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, कंपनी का नाम क्या था, यूसी। क्या था? यूनियन कार्बाइड। फॉरेन कंपनी थी, ठीक है, बाहर की कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी। कहाँ की थी? स्पेशली अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। कंपनी हैड फैक्ट्री इन सिटी इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड। क्या प्रोड्यूस करती थी वो गैस? पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। और हमें पता है पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं एक केमिकल से बनता है, ठीक है। और क्यों उसमें क्षमता आती है? वो पेस्टिसाइड कीड़े मारता है। क्या करता है पेस्टिसाइड? कीड़े मारता है ना, एग्रीकल्चर में यूज होता है। सो इन दैट केस अगर वो किसी को मार रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉइजन छुपा है। रैट किल बोलते हैं ना कि दूर रहो इससे, बच्चों से दूर रखो। क्या है वो? पॉइजन है, वो डील करता है, वो चूहों को मारता है। पेस्टिसाइड क्या? वो कीड़ों को मार रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं ताकि फसल अच्छी हो जाए, तो बेसिकली वो कीड़ों को मार रहा है। तो पेस्टिसाइड बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? ऑफकोर्स वो हजार्डस होंगी कि नहीं होंगी, वो केमिकल होगा कि नहीं होगा, वो पॉइजनस होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और उसकी एक बहुत बड़ी क्या है? फैक्ट्री है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ फैक्ट्री। कहाँ पे? इन द सिटी, भोपाल के अंदर, राइट। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेस्टिसाइड। आधी रात को 2 दिसंबर की रात को 1984 के अंदर क्या हाईली जो कहते हैं पॉइजनस गैस, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC के नाम से फेमस है ये, ठीक है, ये स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द यूसी प्लांट, यूनियन कार्बाइड प्लांट। जो प्लांट जिसे कहते हैं बहुत बड़ा सेटअप है, बाहर का सेटअप है, बाहर की कंपनी ने एक सेटअप लगाया इंडिया में, ठीक है, जो फॉरेन कंपनी थी। अब रातों रात वो लीक हो गई। अगर कोई सेंसर लगा होता या अगर कोई कुछ टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांसमेंट होती तो पता लग जाता कि भाई यहाँ से कुछ लीक हो रहा है, या यहाँ पे चेक नहीं किया गया कि क्या हुआ है, कहाँ से लीक हुआ, लीकेज कहाँ से हुई। इट वॉज नॉट इंश्योर्ड। फिर क्या हुआ? इन दैट केस गैस लीक हुई। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर, क्योंकि आसपास लोग काम करते थे, आसपास लोग रहते थे जो पुअर बैकग्राउंड से थे। दे नीडेड मनी, दे नीडेड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे नीडेड मनी टू सेव देयर फैमिलीज, टू फीड देयर फैमिलीज। सो आसपास बहुत पुअर लोग रहते, तो दैट गैस लीक्ड, और जहां जहां एरिया में गई वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, दैट वाज एक्सपोजर। और जिन्होंने वो सूंघी, जिन गैस वो लीक हुई, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी बिग इंसिडेंट। एक्सीडेंट नहीं था, इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, बट नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्किंग क्लास फैमिलीज ही आसपास रहती थी। तो कितना? कम से कम 50,000 पीपल आज तक बीमार हैं बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज कई विमेन थी, दोज हु वर प्रेग्नेंट, जिसने सूंघा वो गैस को, जिसने ब्रीथ किया, एंड ऑफ कोर्स उनकी अबनॉर्मलिटीज आ गई। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे जिनके आज भी अबनॉर्मलिटीज है बिकॉज ऑफ दैट गैस, ठीक है। एंड बहुत सारे कुछ पीपल सरवाइव भी हुए। मैनी डेवलप सिवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में दिक्कत आज तक, ठीक है। देन आई प्रॉब्लम, डिसऑर्डर्स, चिल्ड्रन डेवलप पेक्यूलर abnormalities, ठीक है, लाइक दिस इज। तो बेसिकली आपकी बुक से लिया गया ये पैराग्राफ, तो पिक्चर नहीं है मेरे पास फोटो की, गर्ल की, ओके। सो इन दैट केस बेसिकली देयर इज सम पिक्चर्स शोन इन योर बुक जो दिखा रहे abnormalities हैं इन द चिल्ड्रेन, देयर आर डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रेन, ठीक है। बहुत सारी ऐसी घटना से ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद प्रिवेंट हो सकती थी। बहुत सारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों की फैमिली लॉस्ट हो गई, कितने सारे लोग मर गए, और बहुत सारा क्या हुआ? मास क्रीमेशन हुआ। मास क्रीमेशन मतलब इतने सारे लोगों, दे जस्ट डाइड इन अ स्पिक एंड स्पैन ऑफ 1 डे, ठीक है। और वो गैस लीक होना प्रिवेंट हो सकता था, बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट हो सकता था, बट नहीं हुआ, राइट। एंड दिस वाज नोन एज मास क्रीमेशन। देयर वाज मास क्रीमेशन,
बहुत सारे लोगों को जलाया गया, ठीक है। दिस पिक्चर इज इन योर बुक एज वेल। देयर वाज मास क्रीमेशन, ओके, देयर वाज मास क्रिएशन। अब एक बात बताओ, सेम अगर सेम प्लांट यूएस में होता और सेम प्लांट अगर हम इंडिया में देख रहे हैं उसको, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस क्यों है भाई? यूएस की ही कंपनी ने, ठीक है, एक प्लांट इंडिया में लगाया, बट उसमें डिफरेंस क्यों है? जो यूएस में है और जो इंडिया में है उसमें डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज द वे इट वाज डन। ऑफ कोर्स, क्या था डिफरेंस? लेट्स read the paragraph and we see how it was different. Let's see and we will see the comparison. यूनियन कार्बाइड सेफ्टी सिस्टम के हिसाब से जो भोपाल में था, चलो ट्रेजेडी हो गई, बट व्हाट वाज द अंडरलाइंग रूट कॉज क्या था? बिकॉज यूनियन कार्बाइड ने जितने अच्छे से प्लांट यूएस में लगाया उतने अच्छे से उन्होंने इंडिया में नहीं लगाया। उसके बावजूद, मैं बताती हूँ आपको, ये तो बाद में रीड करते हैं, उसके बावजूद जो ट्रेनिंग प्रोसेस 6 महीने में होना चाहिए उन्होंने टोटली रिड्यूस कर दिया 15 दिन। जो इंसान 6 महीने में ट्रेंड होता है रिगार्डिंग द एंटायर प्लांट प्रोसीजर, कैसे ऑन करना है, कैसे बंद करना है, हाउ टू यूटिलाइज दैट, कौन से एरिया में नहीं जाना, कौन सा एरिया डेंजर जोन में है, ये सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं इन यूएस, एंड इंडिया में उन्होंने सिर्फ 15 दिन डाल दिए। सच अ लापरवाही, इसी को ही लापरवाही कहते हैं। उसके बाद देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो प्लांट सिस्टम वहां पे लगा है यूएस में वो इंडिया में नहीं है, जस्ट बिकॉज वहां पे कोई भी सेंसर सिस्टम नहीं है कहीं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद हजार्डस, बिकॉज दे आर डीलिंग विद समथिंग विच इज, जो आपकी जान ले सकती है फॉर एवर, राइट। उसको डील करने के लिए वहां पे आपने प्लांट के अंदर, जो प्रॉपर प्लांट है, आपने क्या नहीं लगाया? वहां पे आपने सेंसर्स नहीं लगाए, वहां पे आपने इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाया। अगर बाय चांस ऐसे हादसा हो भी गया तो इवैक्यूएशन प्लान क्या है? फटाफट किसको क्या कहते हैं ना, सेंस होना चाहिए, किसको क्या चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए, कहां से एग्जिट पॉइंट है। देयर वाज नो प्लान एज सच, तो इसीलिए कितने सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग अपने क्लोज वंस को खो चुके थे कंप्लीटली। सो कहाँ पे था सेफ्टी सिस्टम? इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन यूएस। यूएस में भी सेम प्लांट था और भोपाल में भी सेम प्लांट था, लेकिन यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क था। एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए, ठीक है, वर्जीनिया एक जगह है यूएसए के अंदर, ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया में सेम प्लांट है। कंप्यूटराइज्ड वार्निंग है वहां पे, यहाँ पे कुछ नहीं था। कंप्यूटराइज्ड वार्निंग थी, अलार्म थे, अलर्टनेस थी, ठीक है, सेंसर्स थे, बट कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस। क्या क्या था? कंप्यूटराइज्ड, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड था। वार्निंग, सेंसर्स, आवाज, डेंजर जोन, मॉनिटरिंग सिस्टम था, बट दिस कंप्लीटली वाज इग्नोर्ड। पहली बात तो है, दूसरी बार इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, ठीक है। वेराज इन यूसी प्लांट, वही यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गॉजेस, मैनुअल जो हाथ से चलती हैं, वहां पे कंप्यूटराइज है सारी चीजें, यहाँ पे मैनुअल गॉजेस पे भेज दिया, प्लस ह्यूमन सेंसर्स टू डिटेक्ट गैस लीक्स। गैस लीक हो रही है, ह्यूमन बींग्स, मतलब इसके कहने का मतलब हुआ, इस पर्टिकुलर कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूएस में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो और जो इंसान इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस है। यही डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ह्यूमन बीइंग, इंसान वो भी है जो वहां रह रहा है, इंसान ये भी है जो यहाँ रह रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन सेंसर्स पे छोड़ दिया कि अगर ह्यूमन बीइंग को लगा, किसी इंसान को लगा कि गैस लीक हो रही है तो हो रही होगी। वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां पे मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां पे वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया इन यूएसए, वहां पे टोटली बेस्ड है कंप्यूटराइज, टोटली बेस्ड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जो कि यहाँ एब्सेंट था, टोटली जीरो था ही नहीं। At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place, but non-existence in भोपाल। कि बाई चांस इमरजेंसी भी हो गई, मान लिया कि चलो कहीं भी कभार टेक्नोलॉजी भी फेल हो चुकी है, वहां पे उन्होंने इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया हुआ है कि कैसे आप हादसे से चुपचाप बिना किसी अपनी जान को गंवाए निकल सकते हो, बट यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट था। मतलब यहाँ पे उन्होंने, कहते हैं ना कि प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने प्रोविजन नहीं दिया हुआ था इस चीज का भी कि ये इवैक्यूएशन प्लान भी बनाना है। इंडिया है, चलो डील कर लेंगे, मतलब दे जस्ट बस छोड़ दिया प्लांट लगा के
ये भी नहीं देखा कि जान, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, और कितने सारे इंसानों को अपना बलिदान भी देना पड़ा जान का, जस्ट बिकॉज कि these things were not in place, these things were not taken care of। ठीक है, अब किसको बोले, किसको जाके बोले, किसकी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। यहाँ पे सारा खेल किसका है? द गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्लांट लग रहा है? गवर्नमेंट को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिस साइडलाइन, उनको पता है कि गवर्नमेंट को पता था कि जो अभी कंपनी आ रही है हजार्डस सब्सटेंस से डील करने वाली है, ऐसी प्लांट खोलने जा रही है जो पॉइजनस गैस से डील करता है। पता था गवर्नमेंट को, बिल्कुल पता था। क्या किया गवर्नमेंट ने? दो एक्सट्रीम्स में नहीं सोचा, एक ही एक्सट्रीम में सोचा। और क्या सोचा कि अगर ये प्लांट आ रहा है इससे फायदा होगा। किसको फायदा होगा? सिटीजन्स को फायदा होगा, हमको फायदा होगा। एमएनसी फॉरेन कंपनी आ रही है, हम में इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी, सबको पैसा पहुंचेगा। बट एक एक्सट्रीम तो सोच लो, हजार्डस गैस है, पॉइजनस गैस है ना, हम मर जाएंगे, फिर क्या हुआ? तो कीमत किसको चुकानी पड़ी? किसको चुकानी पड़ी कीमत? आम इंसान को, पुअर पीपल को, राइट, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, जिनको पता ही नहीं था। इतना देयर वाज सो मेनी पीपल हु आर नॉट इवन एजुकेटेड, दे वर अनस्किल्ड लेबर, कुछ नहीं पता जिनको, एंड दे वर्किंग। उनको क्या पता कि क्या उनकी जान जा सकती है कल 3 दिसंबर को? दे आर गॉन, दे डिडंट नो दैट। किसको पता था? कौन जिम्मेवारी लेता है इसकी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा? जस्ट बिकॉज की पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगी, बस यहाँ एक अच्छाई सोच रही। ये नहीं सोचा कि कल को इस हजार्डस गैस में, या फिर गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि कितना भी सेफ्टी मेजर हो रहा है, क्या वो सेफ्टी मेजर को लेके चल रहे हैं? क्या वो सेफ्टी, क्या वो प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए, क्या उसको लेके चल रहे हैं? क्या वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे सिटीजन्स को? यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं, बिल्कुल, मतलब साइडलाइन कर दिया जस्ट बिकॉज की प्रॉफिट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का तो कभी भी ये नहीं होता ऑब्जेक्टिव की प्रॉफिट अर्न करना है। गवर्नमेंट का ये होता है कि सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी। कहाँ गई थी यहाँ पे सिक्योरिटी? तो यहाँ पे इसका रूट कॉज क्या था? दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस वाज एन इंसिडेंट, एंड दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया, राइट? All right, so instead of protecting the interest of people, their safety was being disregarded both by the government and by private company। भाई प्राइवेट कंपनी ने तो छोड़ दिया था कि भाई उन्हें देखना ही नहीं है, सस्ता सामान मिल रहा है, सस्ती जगह मिल रही है, बट गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना, गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए था। बट ये दोनों ने, प्राइवेट कंपनीज ने भी, इतने समझदार होने के बावजूद भी, तो let's read this, let's understand this, what this means। Instead of protecting the interest of the people, the safety was being disregarded। ठीक है, protecting the interest, एक तो interest of the people प्लस their safety, ये सब कुछ डिसरिगार्ड हो गया था। मतलब इसको बिल्कुल भी, इसको एक कंसर्न ही नहीं लिया कि कल को ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये कंसर्न के वे में लेकर ही नहीं गए। सो इन दैट केस दो लोग, मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनीज ने इसको क्या कर दिया? डिसरिगार्ड कर दिया। सेफ्टी सोची ही नहीं, प्रोटेक्शन सोची ही नहीं, प्रिवेंशन तो दूर की बात है, प्रिवेंशन तो किया ही नहीं ना, सोचा ही नहीं, थिंक भी नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑल राइट, किसकी गलती हुई? गवर्नमेंट की भी गलती हुई, प्राइवेट कंपनीज की गलती हुई। सो नाउ यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, देयर आर नो सच रिटन थिंग्स हियर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली बाहर की कंपनी, ठीक है। सो एज वी ऑलरेडी नो कि क्या होता है, क्या मतलब क्या है जब कोई एमएनसी या कोई फॉरेन कंपनी आके इंडिया में या कोई पुअर कंट्री में, कोई डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करती है, उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट होता है, जिससे हमने पहली स्लाइड से स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेकंड स्लाइड से, ठीक है। क्या होता है? उनके दिमाग में प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट वो सारी चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सो गवर्नमेंट को उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ही लापरवाह हो गई है ना। सो पीपल, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया। अभी तक देयर आर सो मेनी पीपल वो उस ट्रेजेडी को लेके कहीं ना कहीं जी रहे हैं। दे हैव टू डील विद इट,
ठीक है, और ये कुछ ऐसे बहुत पहले नहीं हुई थी, जस्ट लाइक सम इयर्स अगो, एंड उससे बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि किसको चुकाना पड़ा, आम जनता को। गवर्नमेंट भी क्या ही करा गवर्नमेंट ने, तो आम जनता को चुकाना पड़ा। सो इट्स क्या बोलते हैं, यू आर अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर कि हमको पता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमको पता है कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, हम आज सबको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। आज आपको किसी जॉब मिलती है तो यू सी एवरीथिंग, ठीक है, आपके किसी घर वालों में से किसी को जॉब मिल रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। गवर्नमेंट तो है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी ना, तो आपकी भी कहीं ना कहीं हक बनता है दैट यू शुड नो योर राइट्स, यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, यू शुड नो वेयर वी आर, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज फॉर अस, व्हाट कैन बी अवॉइडेड एंड व्हाट कैन बी डन फॉर अस, ये हम सबको पता होना चाहिए, राइट, ताकि हमसे गवर्नमेंट ने जो किया हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए, हम या तो किसी और के लिए काम आ जाए या हम अपने लिए ही काम आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको काम करना है, कहाँ पे हमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कहाँ से हमको बचना, कैसे बचना है। इट इज ऑल रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव ऑल द राइट्स। राइट टू लाइफ है ना, हमने किसी की जान ही ले ली जस्ट बिकॉज सेफ्टी मेजर्स और ये सब टाइम से नहीं किया गया था। जस्टिस भी लोगों को बहुत लेट मिला। तो यहाँ पे इस ट्रेजेडी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया, बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया और बहुत सारी कहते ना एजुकेट किया गया लोगों को कि भाई कहाँ पे करना है काम, कहाँ पे तुम्हारा हक बनता है, कहाँ पे अगर तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो तुम पीछे हट जाओ, कहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी है, कहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी नहीं है, राइट। एंड मोर ओवर अगर हम देखें कि ये MNCs कहाँ, MNCs जो हैं, और दिस इज़ नॉट ओनली वन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत सारी MNCs हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं चीप लेबर, यहाँ पे मिलते हैं अनस्किल्ड लेबर, यहाँ पे लोगों को काम करना है। यू नो व्हाट, US के एथिक्स, अब बाहर के फॉरेन के एथिक्स सही होता है, दे विल वर्क फॉर सम आवर्स, ठीक है, वो संडे को काम नहीं करते, वो सैटरडे को काम नहीं करते, दे नीड वीकेंड ऑफ, ठीक है, और अगर वो काम कर रहे हैं ना सैटरडे संडे, दे विल गेट एक्स्ट्रा पे फॉर दैट। वो वर्क एथिक्स इंडिया में अभी तक उतना नहीं है जितना वर्क एथिक बाहर है। वहां के वर्कर्स को पता है सारे राइट्स, यहाँ के वर्कर्स को नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है। इंडिया ऑफ कोर्स इज अ डेवलपिंग नेशन एंड इट लैक्स एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाई वर्कर्स आल्सो गेट रेडी टू वर्क। उनको नहीं फर्क पड़ता कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता हजार्डस कंपनी में काम कर रहे हैं, बट दे वर्क फॉर इट। बट जस्ट बिकॉज द ओनली रीजन इज दे डू नॉट नो द वर्क एथिक्स। सेकेंडली, उससे सबसे पहले बात आता है, फर्स्टली there is lack of jobs, they need to eat, they need to feed themselves, they need to feed their families, right? So in order to that, most of the countries, developed countries invest in India because of cheap labor, because of cheap factors of production जो उनको मिल जाते हैं, ठीक है, और in that case वो हमारे एनवायरमेंट को खराब कर देती हैं कंपनीज। सो ऐसी कंपनीज सारे जो कहते हैं ना कि डर्टी वेस्ट एंड एवरीथिंग कहाँ डाल देती हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट, इससे पहले वाले पब्लिक फैसिलिटीज में वाटर के बारे में, क्या कर देती है वो, डंप कर देती है इनटू आवर रिवर्स, डंप कर देती है इनटू आवर एयर, दे पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। ओके, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जिन्होंने हमारा एनवायरमेंट को पोल्यूट किया है, जिन्होंने हमारी इंडिया की रिसोर्सेज को पोल्यूट किया है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को स्टेप आउट करना है, गवर्नमेंट को, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे कहते हैं ना एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी इसका स्टैंड लेते हैं, एंड it is the government who is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers, introduce heavy fines for those who pollute, ठीक है। स्पेशली उनको देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी आ रही है, कौन सी ऐसी फैक्ट्री आ रही है जो ये सब कर रही है। सो इट इज ऑफ कोर्स हमारी तो है ही, बट मेजरली अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन ओनली चेक, रीचेक एंड कैन टेक सच यू नो एक्शन रिगार्डिंग अगेंस्ट दोज वो जो ऐसा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी भी ड्यूटी है, वी ऑल्सो नीड टू चेक कि हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, एंड अपना एनवायरनमेंट के साथ वी नीड टू सी who is doing this, who is polluting, which company or which MNC is doing that. गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी एज वेल। आपको चैप्टर ये बताता है एंड में कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, भाई गवर्नमेंट ही करेगा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट इट इज who
कौन रह रहा है, हमारी सबकी जिम्मेवारी बन रही है। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट तो हो रही है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसी डेवलपमेंट ये तो नहीं है ना कि हम आज ही रिसोर्सेज यूज करें, खत्म कर दें, हमें नहीं पता कि कल क्या होना है। सो देयर इज फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, हु इज वेटिंग फॉर अस एंड हु इज वेटिंग टू यूज ऑल दिस रिसोर्सेज। भले ये रिसोर्सेज फ्री हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको खत्म कर देंगे। वी हैव टू बी यू नो स्मार्ट इनफ, वी हैव टू बी विजिलेंट इनफ कि अगर ऐसे रिसोर्सेज है तो कोई और भी आएगा उसको यूज करेगा। सो इट इज आवर ड्यूटी एज वेल, गवर्नमेंट की है, हमारी ड्यूटी भी है कि हम भी चेक करें और हम भी गवर्नमेंट को जाके बताएं, हम भी कंप्लेंट फाइल करें कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है। Right, so I always tell you to be a good citizen of India, and yes, you all, I know you all are, and you'll strive to become a good citizen of India. Thank you. With this we have completed the entire political science. हमने पूरा का पूरा chapter political science में complete करे. I feel so grateful that I taught you and you understood really well. Thank you so much.